Welcome and Assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss evolution of public administration by Nicholas Henry. अब हम निकोलस हेनरी के कुछ पैराडाइम्स देखेंगे, उन्होंने क्या क्या फेजेस बताए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. Public administration has developed as an academic discipline through a succession of five paradigms. Five paradigms by Nicholas Henry कौन कौन से थे? फर्स्ट, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी, दैट इज फर्स्ट स्टेज फ्रॉम 1887 to 1926. Second, principles of administration. Third, era of challenge, crisis of identity, public administration as public administration. Onwards, fifth stage. अब हम इससे पहले देखेंगे कि पैराडाइम का क्या मतलब होता है. किसी भी चीज़ को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने तरीके, अपने नज़रिए से देखते हो किसी चीज़ को, तो आप उसको अपने ही नज़रिए से समझते हो और देखते हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं पैराडाइम. द वे यू सी समथिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ कॉल्ड पैराडाइम. अब इससे पहले हम पैराडाइम को समझें, उससे पहले हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझेंगे वो हैं लोकस एंड फोकस. लोकस का जो सिंपली इसका जो मीन्स है वो यही है कि किसी चीज़ की हमने पोजीशन बतानी, किसी चीज़ की हमने लोकेशन बतानी है, तो हम बोलते हैं ये लोकस है. इस कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं वेयर इज़ द कंटेक्स्ट एरिया, जब हम किसी चीज़ का डिसाइड करना होता है कि ये पॉलिटिक्स का एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, या ये पब्लिक एरिया है, या ये प्राइवेट एरिया है. तो अब हम देखेंगे एग्जांपल गवर्नमेंट किस हिस्से पर ज़्यादा ध्यान दे रही है. एग्जांपल जुडिशरी पे, ब्यूरोक्रेसी पे, या एग्जीक्यूटिव पे, किस कहाँ पर जो है ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, उस चीज़ को भी हम लोकस कहेंगे. अब ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर या हायर अथॉरिटी के नाम पर विल्सन के टाइम पे पॉलिटिकल अथॉरिटी, जुडिशल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी. पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव थी वो पॉलिटिकल का ही पार्ट बन चुकी थी बिकॉज ऑफ स्पॉइल सिस्टम की वजह से. अब हमें बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये पार्ट है कहाँ पर लोकेट कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे लोकस. फोकस का आप देखें कि सिंपली कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड किया जा रहा है, मतलब कौन सी फील्ड पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. प्रिंसिपल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, रूल्स के ऊपर, रेगुलेशंस के ऊपर. अब आप एग्जांपल देखिए सिंपली कि अगर आपका जो आजकल के टाइम पीरियड में जो एजुकेशन, पॉवर्टी, वुमेन वेलफेयर स्कीम्स है, जो टॉप प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं, तो जो गवर्नमेंट का है, जो मेन फोकस है उनका, गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी जो है एरिया है वो कौन सा है, किसको टारगेट किया जा रहा है, जो फोकस्ड एरिया है वो कौन सा रहेगा, तो ये वही फोकस है. अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेज, दैट इज डाइकोटॉमी. विल्सन ने दिया था आइडिया डाइकोटॉमी का, और विल्सन के ही आइडिया को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं फ्रैंक जे गुडनाउ अपनी बुक में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में जो आती है. विल्सन की तरह गुडनाउ भी एग्री करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डिसिप्लिन होना चाहिए. फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल्सन को कहते हैं, और गुडनाउ को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. पैराडाइम वन का जो मेन एम्फेसिस था वो लोकस के ऊपर था. अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पब्लिकेशन आती है ड्यूरिंग 1926 में, एल डी वाइट की रोट वन टेक्स्ट बुक दैट इज इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड स्टेज आती है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इस पर क्या किया जाता है कि जो इसकी मेन थीम होती है वो कुछ डिस्कवर करने, कुछ प्रिंसिपल डिस्कवर करने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिस्कवर प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब एग्जांपल हमने कोई न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए हमें उसका पहले सब्जेक्ट मैटर तैयार करना पड़ता है. हमें किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए उससे पहले उसका सब्जेक्ट मैटर तैयार करना पड़ता है. तो इसी तरह ये भी कुछ डिस्कवर कर रहे थे प्रिंसिपल्स को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि जो उस जिससे क्या हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आ सके. During this stage, scholars believe that public administration is a separate activity with its own well-marked field and principles. अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ स्कॉलर्स थे वो कहते हैं कि कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिससे क्या हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रन कर सके और उसमें क्या आ सके, एफिशिएंसी आ सके. और इसका जो पैराडाइम सेकंड है इसको हम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन ईरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस, बहुत ज़्यादा थिंकर्स जो हैं प्रिंसिपल्स के बारे में अपनी अपनी पब्लिकेशंस को पब्लिश करते हैं और इम्पोर्टेंस बताते हैं कि प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंस है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तब हो जाती है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस इरा की, जब 1927 में डब्ल्यू एफ विलाबी अपनी सेकंड टेक्स्ट बुक को लिखते हैं. किसके ऊपर लिखते हैं? वो रोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसे हम सेकंड टेक्स्ट बुक बोलते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
फर्स्ट टेक्स्ट बुक हमने देखा था एल डी वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं पर सेकंड टेक्स्ट बुक हम भी बोलते हैं डब्ल्यू एफ फिलॉबी की, जो 1927 में पब्लिश हुई। ये किसके ऊपर आई? ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर पब्लिकेशंस लिखी। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल 1916। अब हम हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय मोने एंड रेले 1939 में। और इस इरा को हम गोल्डन इरा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब लूथर गुलिक एंड उर्विक अपने पेपर्स पब्लिश करते हैं साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो पीरियड है ये अपनी बहुत ज़्यादा रेपुटेशनल जेनिथ पे पहुंच जाता है। This period reached its climax in 1937 when Luther Gulick and Urwick papers on the science of administration appears. Most important publication थी इनकी the science of administration। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। In this period public administration reached its reputational zenith of during this stage, और इसीलिए इस इरा को गोल्डन इरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, सेकेंड इरा को। अब आते हैं हम थर्ड स्टेज पे, इरा ऑफ चैलेंज। इसमें क्या हो जाता है, दोनों ही को रिजेक्शन मिल जाती है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी को एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। बिकॉज अब जो ये थिंकर्स आते हैं ये ज़्यादा स्ट्रेस एंड ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर भी कुछ जो थिंकर्स हैं वो बात करेंगे। इन 1939 में चेस्टर बर्नार्ड की फेमस पब्लिकेशन आती है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, और इसके बाद एल्टन मायो की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन आती है वो आती है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। इसमें जो एल्टन मायो हैं वो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो ह्यूमंस की जो इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बताते हैं कि किस तरह हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, फिजिकल कंडीशन से उनके लिए अच्छी प्रोवाइड करनी है हमने, उनके लिए जो शॉर्टर पीरियड और हैं काम करने के लिए वो करने हैं, और जो प्रॉपर रेस्ट पीरियड्स उनको देने हैं वर्कर्स को कि, और इस तरह उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, उनसे इंटरेक्शन करनी है। ये सब हॉथन एक्सपेरिमेंट में एल्टन मायो डिस्कस करते हैं, इससे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हॉथन एक्सपेरिमेंट को। 1946 में हर्बर्ट ए साइमन अपना आर्टिकल लिखते हैं दैट इज़ द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ए साइमन वो प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब्स कहते हैं कि ये सिर्फ मिथ है और कुछ भी नहीं। और फर्दर वो अपनी एक और पब्लिकेशन पब्लिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन 1947 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है हर्बर्ट साइमन की। इन इट्स मेन एम्फेसिस होता है डिसीजन मेकिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसने कहा एज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इस तरह अब इसके आगे इन 1847 में रॉबर्ट डहाल अपने एस्से में द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स पब्लिश करते हैं, और उसमें एग्री करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ साइंस नहीं है एंड शुड फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब आती है बात फोर्थ स्टेज दैट इज क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनके इसमें कुछ स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का जो ये ईरा चल रहा होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और जो मोस्टली स्कॉलर्स थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो पॉलिटिकल साइंस में वापस चल जाना चाहते हैं, और ये भी उन्हें पता है कि अब जब वो पॉलिटिकल साइंस में वापस जाएंगे तो उनका अच्छे से वहाँ वेलकम नहीं किया जाएगा, और कुछ जो होते हैं वो मूव टू एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस many others moved to administrative science and founded the Journal of Administrative Science quarterly in 1956। और हर्बर्ट ए साइमन जो है वो रिजेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी को, और स्ट्रेस और किसके ऊपर ज़्यादा उनका जो फोकस रहता है वो रहता है इंपेरिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज कंसंट्रेशन ऑन फैक्ट रेदर देन वैल्यूज़। और उसके बाद डोमिनेंस हो जाता है पॉलिटिकल साइंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे हमने देखा कि जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो फिर से दोबारा पॉलिटिकल साइंस में वापस जाना चाहते हैं, और इस तरह जो पॉलिटिकल साइंस का जो होता है डोमिनेंस वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। और इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ CAPA दैट इज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एमरजेंस ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच एक्स्ट्रा। अब हम देखते हैं कि जो फोर्थ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है इसमें जो बहुत दोनों ही केसेस में आइदर टुवर्ड पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, दिस स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ क्राइसिस। फोर्थ स्टेज को हम इरा ऑफ क्राइसिस ही बोलते हैं। और लास्ट फिफ्थ स्टेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको हम बोलते हैं इट इज़ कंसिडर एज एन इंटरडिसिप्लिनरी इन लेट टू राइज अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो उसकी डेवलपमेंट होती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राइटर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शोड इंटरेस्ट इन पब्लिक नॉलेज पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। अब जो राइटर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में,
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट हमने देखने को मिलता है 5th स्टेज में। गुड गवर्नेंस का सीपीए एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने 4th स्टेज में देखी, जो डेवलपमेंट हुई थी, उससे हमें ये हेल्प मिली कि हम जो है वो बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनके साथ हम कंपैरिजन करके जो अपनी पॉलिसीज हैं उनको बेटर तरीके से क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।